भारत में हजारों सालों से गांजे का सेवन किया जाता रहा है। अथर्ववेद में इसकी गिनती 5 महान पौधों में है। 1985 से पहले इस पर कोई रोक टोक नहीं थी। फिर राजीव गांधी की सरकार 1985 में NDPS यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट लेकर आई और गांजे पर बैन लग गया। कई लोग गांजे को हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बताते हैं और कुछ लोग इसके मेडिकल बेनिफिट्स की ओर इशारा करते हैं। पिछले दशकों में गांजे को लेकर लीगल स्टेटस की मांग बढ़ी है और दुनिया के कई हिस्सों में इसे लीगल कर दिया गया है। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम एक ड्रग की बात करेंगे जिसका नाम है गांजा। इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि मैरिजुआना नहीं होता है, मैरुआना होता है। मैरुआना, वीड, स्टफ, माल, पॉट, ग्रास इत्यादि। लेकिन ये सब गली मोहल्ले वाले नाम हैं। इसका साइंटिफिक नाम है कैनबिस। कैनबिस एक पौधा होता है जिसकी कई वैरायटी होती हैं। इसमें से 2 वैरायटी बहुत फेमस हैं, 2 नस्ल के पौधे, कैनबिस सटाइवा और कैनबिस इंडिका। कैनबिस को हिंदी में भांग का पौधा कहते हैं और इस पौधे से 3 ड्रग तैयार होते हैं, गांजा, भांग और चरस। गांजा कैनबिस के फूलों से तैयार किया जाता है। आमतौर पर इन फूलों को सुखाकर फिर इन्हें जलाकर इसके धुएं को अंदर लिया जाता है, स्मोक किया जाता है। लेकिन इसे खाने और घोलकर पीने के तरीके भी होते हैं। चरस जो है, चरस कैनबिस के पौधे से निकले रेजिन से तैयार होती है। रेजिन यानी पेड़ पौधों से जो चिपचिपा सा मटेरियल निकलता है, हिंदी में से राल कहते हैं, उससे तैयार होती है। चरस को ही हशीश, हैश ये सब कहा जाता है। भांग कैनबिस की पत्तियों और बीजों को पीसकर तैयार होती है, फिर इसे सुविधा के मुताबिक लोग खाते या पीते हैं। तो ये तीनों, गांजा, भांग और चरस, साइको एक्टिव ड्रग हैं, यानी ये हमारे दिमाग में कुछ कुछ करते हैं। क्या करते हैं? हाई करते हैं। आम भाषा में कहा जाए तो हाई यानी इनसे जो नशा चढ़ता है उसे कहते हैं। लेकिन जब कोई हाई होता है तो उसके शरीर में क्या होता है, यहाँ हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री और बायोलॉजी देखनी होगी। सबसे पहले कैनबिस की केमिस्ट्री। कैनबिस के पौधे में कुछ स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनबिस, कैनाबिनॉइड्स। कैनबिस के पौधे में लगभग 150 प्रकार के कैनाबिनॉइड्स पाए जाते हैं। इनमें से 2 केमिकल स्पेशल होते हैं, THC और CBD। जैसे शोले में जय और वीरू की जोड़ी थी, वैसे ही गांजे में THC और CBD की जोड़ी है। THC का पूरा नाम है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। THC इस जय वीरू वाली जोड़ी में वीरू है, धर्मेंद्र, नटखट टाइप का आदमी। गांजा, भांग और चरस, इनसे जो हाई होते हैं यानी जो इनसे नशा महसूस होता है, वो THC के कारण ही होता है। जितना ज़्यादा THC होगा उतना ज़्यादा हाई होंगे, उतना ज़्यादा नशा चढ़ेगा। CBD इस शोले का जय है, गंभीर किस्म का, अमिताभ बच्चन टाइप का। इसकी अच्छी रेपुटेशन है, इससे नशा वशा नहीं होता, बल्कि ये THC का उल्टा काम करता है, यानी ये THC के साइको एक्टिव इफेक्ट्स को कम करता है। CBD कई बार एंग्जाइटी यानी घबराहट की समस्या में भी मददगार साबित होता है। इन 2 कैनाबिनॉइड्स की मात्रा ये डिसाइड करती है, यानी THC और CBD की मात्रा ये डिसाइड करती है कि कोई कैसे हाई होगा, खासकर THC की मात्रा। लेकिन ये THC किसी को हाई कैसे करता है? जो भी हम सोचते, समझते या महसूस करते हैं वो ब्रेन के जरिए करते हैं, दिमाग। और दिमाग ये करता है न्यूरॉन्स के जरिए। न्यूरॉन्स यानी वो डाकिये जिनके जरिए ब्रेन मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं, यानी जिनके जरिए सूचना का आदान प्रदान होता है। कैनबिस के नशे के दौरान इन्हीं न्यूरॉन्स के साथ खेल हो जाता है। न्यूरॉन्स में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसी जगह जहां कैनाबिनॉइड जाकर फिट हो सके। रिसेप्टर एक तरह की कुर्सी होती है जिस पर सिर्फ कैनाबिनॉइड्स ही बैठ सकते हैं। कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर पर सिर्फ कैनाबिनॉइड बैठ सकते हैं, बाकी और दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स भी होते हैं। इन्हीं में से कुछ कुर्सियों पर यानी रिसेप्टर साइट्स पर THC जाकर फिट हो जाता है और दिमाग में हेरा फेरी हो जाती है। आप कहेंगे यार, ब्रेन में तो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर पहले से मौजूद हैं, इसका मतलब हमारा ब्रेन चाहता है कि कैनाबिनॉइड आए, हमारी बॉडी तो गांजा फूंकने के लिए ही बनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कैनाबिनॉइड हमारे शरीर के अंदर ही बनते हैं, इन्हें एंडोकैनाबिनॉइड कहा जाता है। ये रिसेप्टर्स, जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं हमारे न्यूरॉन्स में, ये इन्हीं कैनाबिनॉइड्स के लिए बने होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर तैयार होते हैं। हमारे शरीर के अंदर एक कैनाबिनॉइड बनता है जिसका नाम है एनेंडिमाइड। इसका नाम संस्कृत के शब्द आनंद से आया है, आनंद को एनेंड बोलते हैं ना वो लोग। तो कई बार दौड़ने या एक्सरसाइज करने के बाद बहुत आनंद आता है, ब्लिस एकदम आता है, इसे रनर्स हाई कहते हैं आम भाषा में, यानी दौड़ने से ही आदमी हाई हो जाता है। ये रनर्स हाई का अनुभव हमें एनेंडेमाइड के कारण होता है, जिसे हमारा शरीर खुद ही अंदर बनाता है। एक कमाल की बात बताएं, कैनबिस में मौजूद THC इस एनेंडेमाइड की नकल करता है। जब कोई गांजा फूंकता है तो उसके खून से होते हुए कैनाबिनाइड दिमाग में पहुंच जाता है।
दिमाग के जिन हिस्सों में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स की मात्रा ज़्यादा होती है उन हिस्सों में ज़्यादा असर होता है। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से हैं जहाँ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स की अच्छी खासी मात्रा होती है। हिपोकैम्पस, सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया, ये वो 3 हिस्से हैं जहाँ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स अच्छे खासे होते हैं। जब THC और CBD जैसे कैनाबिनॉइड इन हिस्सों में जाते हैं तो इनसे जुड़े हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो प्रभावित होते हैं। इन हिस्सों से जुड़े फंक्शंस जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लोगों को प्लेजर भी महसूस होता है यानी मज़ा आता है। टाइम परसेप्शन वगैरह भी हिल जाता है यानी समय की सूझबूझ नहीं रहती है। ये सब इफेक्ट्स हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सब तो फूंकने के दौरान होता है यानी शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं। गांजा फूंकने के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या हैं? गांजा फूंकने से होने वाले नुकसान पर बहुत लिमिटेड रिसर्च अवेलेबल है। इसके अवैध होने के कारण ये अलग अलग रोगों पर अलग अलग असर करता है। लेकिन एक बात पक्की है, कम उम्र में गांजे का सेवन करने वालों का ब्रेन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। जब तक हम 20 साल के नहीं होते हैं हमारा दिमाग पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। और कई स्टडीज़ में ये पाया गया है कि टीनेज यानी किशोर अवस्था में गांजा फूंकने वालों की कॉग्निटिव एबिलिटी पर बुरा असर पड़ता है, यानी सोचने, समझने और ज्ञान हासिल करने की क्षमता प्रभावित होती है बुरी तरह से। यूएस के नेशनल एकेडमिक्स ऑफ साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन ने मैरुआना की रिसर्च का रिव्यू किया। मैरुआना यानी गांजा। इसमें पाया गया कि गांजे का सेवन कुछ लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। किन लोगों के लिए? वो जिन्हें सांस संबंधी समस्या है, या प्रेग्नेंट महिलाएं, या जिनमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स डेवलप होने का रिस्क है। तो इन लोगों में तो पक्का गांजे का खतरा है, यानी ये बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य को और बिगाड़ सकता है। साथ ही इसका अत्यधिक सेवन करने से इस पर निर्भरता बढ़ती है, यानी इसके बिना रहने से अजीब सा लगता है। डिपेंडेंट हो जाते हैं गांजे पे जो ज़्यादा सेवन करते हैं इसका। नेशनल एकेडमीज़ की रिसर्च रिव्यू ने इसके मेडिकल बेनिफिट्स भी बताए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक क्रॉनिक पेन, नोजिया, वॉमिटिंग जैसी कई दिक्कतों में इसके मेडिकल बेनिफिट्स के पुख्ता प्रमाण देखे गए हैं। दूसरी बीमारियों में भी इसके बेनिफिट्स बताए जाते हैं, लेकिन अभी और रिसर्च की ज़रूरत है, उनके इतने पुख्ता प्रमाण नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में कैनबिस लीगल करने को लेकर बहस तेज़ हुई है। इसके लीगलाइजेशन की मांग के पीछे के तर्क हमें जान लेने चाहिए। दिल्ली और मुंबई गांजे के मामले में दुनिया के टॉप 10 शहरों में से हैं। यानी ये बात तो है कि बैन होने के बावजूद भी गांजा बिक रहा है और इसका सेवन भी किया जाता है। बल्कि इसके इलीगल होने से उल्टा नुकसान ये हो रहा है कि लोग किस तरह के गांजे का सेवन कर रहे हैं उन्हें पता तक नहीं। जहाँ पे गांजा लीगल है वहाँ उनके पैकेट पर THC और CBD की मात्रा लिखी होती है। उसे देखकर लोग अपनी क्षमता, मूड और समय और मौके के मुताबिक इसका नशा करते हैं। पिछले दशकों में अंडरग्राउंड बिकने वाले गांजे में THC की मात्रा बढ़ी ही है, यानी लोग पहले से भी ज़्यादा नशीला माल फूंक रहे हैं। ये लोगों को और एडिक्ट बना सकता है और कई केसेस में मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। जैसे शराब पीने वालों को पता होता है कि उनके पेय में कितनी मात्रा में अल्कोहल है, कितना उसका प्रतिशत है, वैसे ही गांजे वालों को भी ये पता होना चाहिए कि उनके स्टफ में कितना THC है। दूसरा तर्क ये है कि गांजा शराब और सिगरेट से कम डेडली है और इसके तो मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि गांजे की ओवरडोज से किसी की मौत दर्ज की गई हो, जैसा कि हर साल शराब और दूसरे ड्रग्स के साथ होना आम बात है। कई स्टडीज़ में ये सामने आया है कि गांजे की तुलना में शराब ज़्यादा एडिक्टिव है। तुलनात्मक रूप से शराब से होने वाले रोड एक्सीडेंट्स और हिंसक व्यवहार के चांस भी ज़्यादा होते हैं। कैनबिस सपोर्टर्स का कहना है कि शराब और सिगरेट से कम अवगुण होने के बावजूद इसे इलीगल रखना समझ से परे है। 2017 में एक स्टडी ने पाया कि अमेरिका के राज्यों में मैरुआना लीगल होने के बाद अल्कोहल की बिक्री में 15% गिरावट आई। ऐसा मानना है कि गांजे के लीगल होने से अल्कोहल, टोबैको और फार्मा कंपनियों का शेयर कम हो जाएगा। हालांकि इस पर शोधकर्ताओं का मत बटा हुआ है। एक तर्क ये भी है कि इससे लीगलाइजेशन होने के बाद सरकार के पास टैक्स का एक और सोर्स हो जाएगा, यानी ये सरकार के लिए भी अच्छी बात है। पिछले सालों में दुनिया के कई हिस्सों में मैरुआना ने लीगल स्टेटस हासिल किया है, कहीं मेडिकल यूज़ के लिए तो कहीं रिक्रिएशनल यूज़ के लिए, यानी मौज मस्ती के लिए। आपको स्क्रीन पर जो नक्शा नज़र आ रहा है उसमें हरा इलाका मेडिकल यूज़ वाला है और नीला इलाका मेडिकल और रिक्रिएशनल दोनों के लिए है, और इंडिया समेत जो बाकी ग्रे इलाका है वहाँ पे मैरुआना यानी कि गांजा बैन है। मैरुआना यानी गांजे के लीगलाइजेशन को लेकर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस साइंसकारी के जो ग्राफिक्स होते हैं वो विभव तैयार करते हैं। कैमरे के पीछे हैं अमितेश। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।